अगेन आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 2 मई के करंट अफेयर को एक एक करके डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी डिटेल में आपको बताऊं, जितने भी पॉइंट्स में आपको बताऊं, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इवनिंग में 6 बजे तक। कलेक्ट कीजिएगा और जाने से पहले पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, कुछ नई चीजें मैंने आपके साथ इंट्रोड्यूस की थी, उन सभी को आज के सेशन में हम देखेंगे। नोटिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ एक कमेंट भी मैं आपका लेने वाला हूं जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था या फिर कुछ इंफॉर्मेटिव था या कुछ पूछना कोई चाह रहा है तो उससे रिलेटेड मैंने आपका कमेंट भी ऐड ऑन किया है। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं 2 मई के करंट अफेयर को, लेकिन पहले क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को प्रदान की गई? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें कहीं ना कहीं ये ट्रॉफी का जिक्र था। कमेंट में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है और पहला सरस्वती सम्मान कब और किसे दिया गया था? तीनों क्वेश्चन मिड वीडियो में और एड ऑन हो तो उनको भी ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, नौसेना के वाइस एडमिरल मतलब उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन नेवी में वाइस एडमिरल के रूप में नियुक्ति की गई है कृष्णा स्वामीनाथन की। अब कृष्णा स्वामीनाथन की नियुक्ति देखिए वाइस एडमिरल के रूप में हुई। इनके पहले भारतीय नौसेना में वाइस एडमिरल के पद पर दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, लेकिन अब ये नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं और उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है कृष्णा स्वामीनाथन की। यहां पर 1 जुलाई 1987 को कृष्णा स्वामीनाथन ने इंडियन नेवी को ज्वाइन किया था। इंडियन नेवी में ये कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्पेशलिस्ट थे और अब इन्हें उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है इंडियन नेवी में। यहां पर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दिनेश कुमार त्रिपाठी के बारे में, तो ये भारत में इंडियन नेवी के 26वें प्रमुख के रूप में या चीफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। पहले ये उप प्रमुख थे, वाइस एडमिरल थे, और अब इनके स्थान पर वाइस एडमिरल बने हैं कौन? तो ये है कृष्णा स्वामीनाथन। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाता है। सेकेंड, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो BWF की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, देखिए नाम से समझ में आ जाएगा कि बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। 2025 में इसका आयोजन किया जाने वाला है गुवाहाटी में, असम राज्य में। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यह पता होना चाहिए कि भारत में दूसरी बार ही इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके पहले भी एक बार इसका आयोजन किया जा चुका है, हम बात करेंगे। पहले डिटेल देखते हैं। तो BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 और थॉमस और उबेर कप 2026, इसके वेन्यू का हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है BWF के द्वारा। इसके अनुसार वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में असम के गुवाहाटी में किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लिया। इसके पहले एक बार इंडिया में और इसका आयोजन किया जा चुका है 2008 में पुणे में, और अब आयोजित की जाएगी नेक्स्ट ईयर 2025 में असम के गुवाहाटी में। इसके अलावा BWF ने यह भी घोषणा की है कि थॉमस और उबेर कप 2026 जो कि बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, इसका आयोजन डेनमार्क में किया जाएगा। ये यूरोप का एक देश है। अब BWF देखिए, यहां तो कैजुअल इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है, हम BWF की भी बात कर लेते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर लेते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन खेलों को ऑर्गेनाइज करवाने वाली सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी। 1934 में इसकी स्थापना हुई थी, मलेशिया के कुआलालंपुरम में इसका हेडक्वार्टर है और पॉल एरिक होयर लॉसन वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष या हेड के पद पर है। ओके, क्वेश्चन हमारा किस पर था? तो क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप पर था। 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा असम के गुवाहाटी राज्य में, असम के गुवाहाटी शहर। 1 मई को DRDO ने कहां से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया? तो आपको पता है DRDO का मिसाइल परीक्षण रेंज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कहां पर? ओडिशा। भारत के ओडिशा राज्य में एक द्वीप है जिसे APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर मिसाइल टेस्टिंग रेंज है भारत की। तो डीआरडीओ ने 1 मई को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। स्मार्ट का पूर्ण रूप देखें तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम मिसाइल, इसको शॉर्ट में कहा जाता है स्मार्ट। तो इस मिसाइल का परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। इसे डेवलप भी डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया। लॉन्ग रेंज एंटी सबमरीन मिसाइल, मारक क्षमता देखें ऑलमोस्ट 643 किलोमीटर और 20 किलोमीटर तक ये हल्के वजन वाले टॉर्पिडो जो वो मारक मिसाइल जैसे होते हैं टॉर्पिडो, उनको ले जाने में भी सक्षम है 20 किलोमीटर तक। तो स्मार्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। कहां पर? ओडिशा की टेस्टिंग रेंज पर। डेवलप भी किसने किया? डीआरडीओ ने। वैसे डीआरडीओ के बारे में मैं काफी बार आपको बता चुका हूं, तो वहां की डिटेल हमने आज डिस्कस नहीं की। यहां पर आप सभी के लिए ऑफर ऑफ द डे आज के लिए इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। 600 प्राइस का ये जो कोर्स है आपको ओनली 199 रुपीज में अवेलेबल है। ये जो ऑफर है केवल 24 आवर्स के लिए ही वैलिड है, जब तक हमारा डेली करंट अफेयर नेक्स्ट नहीं आ जाता, मतलब 6 से 6 बजे तक। ओके, तो इंग्लिश का ये रिकॉर्डेड कोर्स है। बात काफी नॉमिनल चार्जेस में, क्रेजी जी ट्रिक के इतिहास में सबसे नॉमिनल चार्जेस में ये ऑफर आ रहे हैं, तो आप फायदा उठा सकते हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और कोई भी डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप क्वेरी ले सकते हैं। ओके, रिकॉर्डेड क्लास है, आपको स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। आगे आते हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया? ISSAR, ठीक है, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट। देखिए नाम से समझ में आएगा, क्योंकि यहां पर स्पेस लिखा है, तो इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया होगा? इसे जारी किया गया है इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा। अब इसरो ने अपनी इस रिपोर्ट में अपने सारे कार्यक्रम का जिक्र किया है, मतलब एक ऑल ओवर रिपोर्ट दी है कि हमने कितने उपग्रह को अभी तक लॉन्च किया है, हमारी क्या आगे जो फ्यूचर की क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर की हमारी क्या प्लानिंग है। तो बहुत सारी चीजों को इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में बताया। की पॉइंट्स आपसे पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में, मैं डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन यहां पर आपको रिपोर्ट याद रखनी पड़ेगी कि ISSAR रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो इसरो के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसरो ने अपनी उपलब्धियों के बारे में इस रिपोर्ट में बताया है। जैसे इसरो ने बताया कि इंडियन स्पेस एरा की शुरुआत के बाद 31 दिसंबर 2023 तक इंडिया ने 127 भारतीय उपग्रह को लॉन्च किया है ना। अंतरिक्ष की कक्षा में 127 इंडियन सैटेलाइट हमने लॉन्च की है, इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है। पृथ्वी की निचली कक्षा में सरकार ने 22 उपग्रह को स्थापित किया है, और जियो सिंक्रोन्स अर्थात ऑर्बिट में हमने 29 सैटेलाइट ऑपरेशनल लॉन्च किए हैं और उन्हें स्थापित किया है। इसके अलावा 2023 के अंत तक कुल 21 और 2023 में ही अकेले 8 भारतीय उपग्रह वायुमंडल में री एंट्री ले चुके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसरो ने अपनी इस रिपोर्ट में बताई। रिपोर्ट को याद रखिए, इंटरनली डेटा कम संभावना है पूछे जाने की, तो रिपोर्ट है उसे आपको याद रखना चाहिए। रिपोर्ट का है अगर शॉर्ट देखें तो ISSAR, ठीक है, इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट इसरो के द्वारा लॉन्च की गई। आगे बढ़ेंगे। चर्चा में रही ग्रीन टैक्सोनॉमी क्या है? तो देखिए ग्रीन टैक्सोनॉमी से आपको समझ में आएगा कि पर्यावरण की यहां पर बात की। तो पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करना, क्लासिफाइड करना या क्लासिफिकेशन करने की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, इसे कहा जाता है ग्रीन टैक्सोनॉमी। आंसर हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्या है ग्रीन टैक्सोनॉमी? इसकी बात करें तो अ सिस्टम टू क्लासिफाई एनवायरमेंटली फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट। डिटेल में समझेंगे हम क्या है ग्रीन टैक्सोनॉमी। नाम से समझ नहीं आया, पहले हम ये समझ लें कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो देखिए हाल ही में RBI और भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि विकासशील जितने भी देश है, विकासशील देश हैं, उन्हें सीखना चाहिए आसियान देशों से कि ग्रीन टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में कैसे काम किया जा सकता है, कैसे समय के अनुसार पर्यावरण के लिए बदलाव जरूरी।
ये चीजों को एड्रेस किया है आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने। यहाँ पर ग्रीन टैक्सोनॉमी की बात करें तो जैसा कि हमारा ऑप्शन में था, पर्यावरण के अनुकूल निवेशों को क्लासिफाइड करने की एक सिस्टम के रूप में इसे देखा जाता है। यह एक क्लासिफिकेशन की ऐसी प्रणाली है जो परिभाषित करती है कि कौन कौन सी इकोनॉमिकली एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां, कौन कौन से व्यावसायिक कार्य हरित या पर्यावरण के लिए अनुकूल है, पर्यावरण के लिए मतलब पर्यावरण को बिना हार्म किए किए जा सकते, ठीक है ना। तो यही कहलाती है, यही वर्गीकरण की प्रणाली कहलाती है ग्रीन टैक्सोनॉमी। ये बताती है कि कौन कौन से उद्योग है, कौन कौन से व्यवसाय है, इकोनॉमिकली कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां है जो कि भाई इन्वायरमेंट को किसी प्रकार से हार्म नहीं करेगी और पर्यावरण के अनुकूल है। यह ग्रीन वॉशिंग को भी रोकने में सहायता करती है। अब यहाँ पर एक और वर्ड जुड़ा, थोड़ा सा पहले ही पेचीदा मामला था, अब आया ग्रीन वॉशिंग। यहाँ पर ग्रीन वॉशिंग की बात करें तो ये क्या है, बहुत सारी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट जारी करती है, भ्रामक विज्ञापन, ठीक है, फॉल्स प्रोमिसेस करती है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट के अनुकूल है। तो ये जो भ्रामक विज्ञापन है उसे कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग। आपके ब्रेन को वॉश कर दिया ये बोल के कि भाई ग्रीनरी के लिए या पर्यावरण के लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत अनुकूल है। तो इसको रोकने में भी ग्रीन टैक्सोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ठीक है, पता चल गया क्या है और सुर्खियों में क्यों था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया गया? बैलेट यूनिट जानते हैं क्या करते हैं, उसका वोट दे के आते हैं ना, वो क्या है बैलेट यूनिट। अब हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से इसे बनाया गया है। किसने बनाया है? आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक है ना। हाल ही में इसका निर्माण किया है, ये इंग्लिश में है, आप देख लेना। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने इस बैलेट यूनिट का निर्माण किया। इस बैलेट यूनिट के निर्माण में किसका यूज किया गया है? तो मक्के या मकई के स्टार्च से बनाया गया, जो कि बायो डिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भारत में मतदान को जागरूकता प्रदान करना, मतदान के लिए लोगों को जागरूक करना, ठीक है। इस 3D प्रिंटेड बैलेट यूनिट को विकसित किए जाने का मुख्य उद्देश्य, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से बैलेट यूनिट को बनाया गया। किसने बनाया है? आईआईटी गुवाहाटी, गुवाहाटी असम। भारत ने किस देश के कॉकेस थुराई पोर्ट के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? तो इन शॉर्ट कॉन्केस थुराई पोर्ट किस देश में स्थित है? तो कॉन्केस थुराई पोर्ट की बात करें तो यह स्थित है श्रीलंका में। श्रीलंका के नॉर्थ एरिया में देखने को मिलता है कॉन्केस थुराई पोर्ट। अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो श्रीलंका के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पोर्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इंडिया यहाँ पर आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है कि श्रीलंका इस पोर्ट को डेवलप कर पाए पूरी तरह से। इन फ्यूचर इंडिया को भी, है ना, फॉरेन जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, उसमें काफ़ी मदद मिलेगी इस पोर्ट के माध्यम से। तो श्रीलंका को हमने फंड किया है कॉन्केस थुराई बंदरगाह को डेवलप करने के लिए। इंडिया ने इस पूरे बंदरगाह को विकसित करने के लिए 6.15 करोड़ डॉलर प्रदान करने की घोषणा की। पुडुचेरी का कराईकल जो पोर्ट है उससे ये केवल 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किस देश में? क्वेश्चन हमारा ये था, तो ये स्थित है श्रीलंका में। यहाँ पर अगर हम मैप देखेंगे तो आपको पता है श्रीलंका के इधर हमको इंडिया देखने को मिल जाएगा, और ये है हमारा कॉन्केस थुराई पोर्ट श्रीलंका के नॉर्थ, देख सकते हैं आप। तो इंडिया से कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट है, बहुत ही पास है। तो फॉरेन स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक दृष्टिकोण से के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई रिलेशन बने रहे हमारे श्रीलंका के साथ, और ये पोर्ट इंडिया के भी यूज में आए अगर कुछ भी कभी वॉर की कंडीशन बनती है, या फिर मैन्युफैक्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भी इंडिया इस पोर्ट का इन फ्यूचर यूज कर सके। तो अब हमने इस पोर्ट के लिए, कॉन्केस थुराई पोर्ट को डेवलप करने के लिए श्रीलंका को मदद की है 6.15 करोड़ डॉलर की। डन। उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया?
तो अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां अहोरबा भवानी धाम स्टेशन किया गया। वैसे रेलवे स्टेशन कोई बड़ा फेमस है तो वहां से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेशन के नाम बदले गए हैं अमेठी में, उत्तर प्रदेश में। जो भारत की होम मिनिस्ट्री है उसने उत्तर प्रदेश के अमेठी में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम के बदलाव को मंजूरी दी। हमारा क्वेश्चन एक ही से था कि अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या किया गया, तो मां अहोरबा भवानी धाम। इसके अलावा भी और 7 जो रेलवे स्टेशन है उनके नाम बदले गए। कासिमपुर हॉल्ट का नाम किया गया है जॉयस सिटी, जायस का नाम किया गया है गुरु गोरखनाथ धाम, बानी रेलवे स्टेशन स्वामी परमहंस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, मिसरोली मां कालीकन धाम के नाम से जाना जाएगा, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन महाराजा बिजली पासी धाम के नाम से जाना जाएगा, अकबरगंज बता चुका हूं, वारिसगंज अमर शहीद भाले सुल्तान के नाम से, और फुर्सतगंज को तपेश्वर नाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। पॉज करके एक बार देख लेना, काफी सारे नाम बदले हैं यूपी के अमेठी और उसके आसपास के क्षेत्रों में रेलवे स्टेशन के। क्वेश्चन हमारा अकबरगंज से था तो इसका नाम किया गया है मां अहोरबा भवानी धाम रेलवे स्टेशन। हाल ही में एआई एंकर सना को ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया गया। एआई एंकर सना का संबंध किस मीडिया कंपनी से? तो एआई एंकर सना ये है इंडिया टुडे ग्रुप की एक एआई एंकर, नाम दिया गया है सना। तो इंडिया टुडे ग्रुप ने 2023 में इसे इंट्रोड्यूस किया था, इसे लॉन्च किया था। एआई एंकर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एंकर है, नाम दिया गया सना। हाल ही में इसने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 को जीता। यहां पर इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन की बात करें जिसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड दिया है, तो ये जो मीडिया हाउसेस और कंपनीज है वर्ल्ड की बड़ी बड़ी, उनका एक जॉइंट ग्रुप है या एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर। इसे कहा जाता है इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन। इसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 दिया है एक एआई एंकर को जिसका नाम है सना। और ये किस ग्रुप का है? तो ये इंडिया टुडे ग्रुप का है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इसके योगदान के कारण इसे हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया? तो एयरफोर्स में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया है हाल ही में एयर मार्शल नागेश कपूर। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है ना? वैसे काफी पहले से ये भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। जैसे कि अगर इनकी सेवाएं देखें तो 2008 में वायुसेना पदक से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से भी नागेश कपूर को सम्मानित किया गया। और अब इन्हें एयरफोर्स में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड के रूप में नियुक्त किया गया। अब आपको ये वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये है क्या। तो देखिए, वायुसेना की वायु कमानों की कमान संभालने वाले वरिष्ठ एयर मार्शल को ही एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना? तो हाल ही में एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड का पदभार किसे दिया गया? तो एयर मार्शल नागेश कपूर को दिया गया। डन। तो यहां पर 2 मई के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे। टॉप 10 करंट अफेयर को हमने डिस्कस किया 2 मई के। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट डे के जो हमारे करंट अफेयर थे, उनको हम एक बार यहां पर रिवाइज कर लेते हैं। निम्न में से किस भारतीय को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो कौन है ये? आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ के जंगल बचाने के लिए उन्होंने काम किया है। इसके बाद 1 मई को कौन सा डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। हाल ही में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना की गई थी 1987 में। चर्चा में रही एस्ट्राजेनेका वैक्सीन किस टेक्नोलॉजी से संबंधित है? तो वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। 6th एशियाई कैरम चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष और महिला डबल्स में कौन सा पदक अपने नाम किया? तो यह है गोल्ड मेडल। आगे बढ़े। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है यूएई के दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात।
चर्चित नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये तमिलनाडु राज्य का राजकीय पशु है। 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो ये है 64th फाउंडेशन डे, गुजरात और महाराष्ट्र का। भारतीय वायुसेना नौसेना में रैम्पेज मिसाइलों को शामिल किया गया, किस प्रकार की मिसाइल है? तो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। लास्ट क्वेश्चन था चर्चा में रहा, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है भारत के राजस्थान राज्य में, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डन। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट डे डिटेल में पढ़े थे, अब हमने रिवाइज किए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में किया गया है। चर्चा में रहा कॉलेसर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य में स्थित है। चर्चित कीरू जल विद्युत परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ये तीनों ही क्वेश्चन प्रीवियस करंट अफेयर में मैं आपको बता चुका था, तो यहां पर हमने कवर कर लिया। अब आपके लिए नोटिफिकेशन, तो उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये काम करेगा। डोमिसाइल मांगा होगा, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024, 1377 पोस्ट है। वैसे आई थिंक लास्ट मंथ की इसकी डेट थी, लेकिन ये थोड़ी सी डेट और बढ़ गई है इसकी, तो एक बार देख लेना। 7/5 है ना, तो अभी आपके पास और डेज हैं। जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट है वो इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया। तो आप एक बार चेक कीजिए, आपको आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट भी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही है और एग्जाम डेट अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं की है, पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 6 दिन 5 दिन बचे हैं, तो जो भी स्टूडेंट यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वैकेंसी काम की है। ठीक है, एक कमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर एक कमेंट आया था, नाम तो थोड़ा अलग है, ठीक है, नाम की बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा है कि सर, पहले तो तारीफ किए चलो दबा के, फिर उन्होंने बोला सजेशन है कि सर ये जो नोटिफिकेशन है ये अननेसेसरी है, तो नोटिफिकेशन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट एक टारगेट लेकर चलता है, एक एग्जाम का टारगेट लेकर चलता है और उसकी ही प्रिपरेशन करता है, तो ये नोटिफिकेशन पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता। ठीक है, हम बात मान भी लेते हैं, लेकिन क्या होता है, देखिए आपका टारगेट फिक्स है, लेकिन एक चीज और होती है, कभी कभी कुछ चीजें लक पर भी चलती है ना। कभी कभी होता है हम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर हमारा सिलेक्शन ना होकर किसी और एग्जाम के अगर हम फॉर्म फिल करते रहते हैं तो कहीं और सिलेक्शन हो जाता है। तो कुछ योजनाएं हमारी जो डेस्टिनी है उसने भी बना के रखी होगी, तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है, फॉर्म फिल कर दीजिए और उस एग्जाम को अगर थोड़ा सा आपके पैटर्न, आपकी जो टारगेटेड एग्जाम है अगर उससे मैच खाता है तो उस एग्जाम का फॉर्म भी फिल कर दीजिए और उसका भी एग्जाम दे दीजिए। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन खुलते हैं और बाकी जो हमारा टारगेट है, जिस एग्जाम का हमारा टारगेट है वहां तो हमको फोकस करना ही है। ओके, इसीलिए यहाँ पर नोटिफिकेशन को डिस्कस करवाना जरूरी है, ताकि कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि काफी सारे नोटिफिकेशन बिना पता चले ही निकल जाते, तो उनके बारे में आपको पता चले, इसलिए हम नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आज के करंट अफेयर में आपको मजा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। पसंद आया तो लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।